अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के 90 रोज़ा एहतजाजी तहरीक के ऐलान के बाद हम ये देख रहे हैं कि पार्टी की एक के बाद एक लीडरशिप इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। पहले पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा का बयान सामने आया। इसके बाद जुनैद अकबर ख़ान जो खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला के साथ बैठे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भी BBC से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि यह 90 रोज़ा तहरीक का मशवरा किसने दिया और इसका फ़ैसला कब हुआ। जब इन्हें कहा गया कि वो तो ख़ुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला के साथ मौजूद थे, तो उनका जवाब था कि अगर वो ऐसा ना करते तो सब कहते कि जमात में इत्तेहाद नहीं है। हमने सलमान अकरम राजा को भी सुना जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने भी तस्लीम किया कि एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में पार्टी में 90 रोज़ के हवाले से ताहाल कोई मुशावरत नहीं हुई। आज इस हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने जो वजाहत दी, इसमें उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आला KP ने रूटीन की बात की थी, जिसका मतलब था कि 90 दिन में कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर उन्होंने अलीमा खान और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया अकाउंट से मनसूब फैसले को ही एंडोर्स करते हुए ये कहा कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर तहरीक का आगाज़ हो चुका है और इसका पीक पॉइंट 5 अगस्त ही होगा। अब यहाँ पर यह सवाल है कि अगर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की रूटीन की बात की वजाहत देते हुए 2 दिन लगे, तो इसका मतलब यह है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी जानिब गैलप का एक सर्वे जिस पर पंजाब और पख्तूनख्वा की हुकूमत एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इस पर भी काफ़ी बहस की जा रही है। अगरचे मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ इस सर्वे को वफाकी हुकूमत का सियासी स्क्रिप्ट करार दे रहे हैं, लेकिन सर्वे जिसमें 3000 अफराद की राय ली गई, इसमें KP हुकूमत की गवर्नेंस पर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। सर्वे के मुताबिक 62% अवाम ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। 52% ने तरक्याती फ़ंड में खुर्द-बुर्द और बदउनवानी का एतराफ़ कर लिया। तरक्याती काम ना होने पर खैबर पख्तूनख्वा में PTI के 49% हामी भी मायूस दिखाई दिए। अब इन नंबर्स पर एतराज़ करना तो KP हुकूमत की अपनी चॉइस है, लेकिन गवर्नेंस पर जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं वो पार्टी के अंदर से भी सामने आ रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। एहतजाज को लेके जो स्पेकुलेशंस हैं वो काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार हो गई हैं। मुझे तो अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना चाहिए आपसे। अब उसमें पहली चॉइस तो ये है कि आलिया हमज़ा साहिबा ने कहा कि ये 90 रोज़ का ऐलान कहाँ से हुआ है, किसने किया, उनको नहीं पता। जुनैद अकबर साहब जो वज़ीर आला साहब के साथ बैठे हुए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें 90 रोज़ की तहरीक का ऐलान हुआ, उन्होंने भी कहा कि उनको नहीं पता फ़ैसला कहाँ से हुआ। अलीमा साहिबा ने कहा 5 अगस्त को एहतजाज को पीक पर पहुँचाना है। सलमान राजा साहब ये कह रहे हैं 90 रोज़ के हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई, और बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि रूटीन की बात की थी गंडापुर साहब ने। इन सब में से कौन सच बोल रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। देखें, हर किसी का एक चीज को देखने का अपना एक जाविया होता है। मसला वहां पैदा होता है जब आप पार्टी के अंदरूनी इश्यूज या जो आपने 2 बंदों ने या 10 बंदों ने या एक कमेटी ने मिल के बैठ के हल करने होते हैं, आप उस पर पब्लिक हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब जब जेल में गए हैं तो जेल से पहले की जो इनकी जिंदगी है उसमें उनकी टावरिंग पर्सनालिटी ऐसी है, एक पावरफुल शख्सियत कि तहरीक इंसाफ के बड़े छोटे ज्यादातर फैसले उन्हीं के अप्रूवल से होते थे। डिस्कशन होती थी कोर कमेटी का, तो मैं 2014-15 से हिस्सा हूँ। डिस्कशन होती थी, हर कोई अपनी राय देता था, लेकिन खान साहब जब एक फैसला कर लेते थे तो उससे फिर ये कि पब्लिक में जाके उसके खिलाफ कोई बात नहीं करता था, अंदर आप डिस्कशन करते थे, सारा कुछ होता था। अब जितनी खान साहब तो जेल में चले गए और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शाह साहब वो भी जेल में है। एक जमाने तक बड़े अरसे तक जो पार्टी के साथ जुड़ के रहे और डिसीजन मेकिंग में रोल अदा करते रहे, अलवी साहब होते थे या जहांगीर तरीन साहब होते थे या परवेज खटक साहब होते थे, हर कोई किसी न किसी वजह से दूर हो गया। अलवी साहब तो चले पार्टी के साथ हैं, लेकिन मुल्क में या पार्टी मीटिंग्स में इस तरह तो नहीं होते। इशू ये हो गया कि वो लोगों के हाथों को जिम्मेदारी आई या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उठाई। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन वो लोग ज्यादातर इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ एक पॉलिटिकल मूवमेंट में, एक खुली फजा में उस तरह से काम नहीं किया कि आपको अंदर कौन सी बात करनी है, आपको बाहर कौन सी बात करनी है। बात थोड़ी सी तवील हो रही है, लेकिन मैं अपने PTI के लोगों के लिए शायद ये फायदे की बात हो। हम PTI का हिस्सा रहे, अरसा हो गया। एक दफा मैंने इमरान खान साहब से कहा कि खान साहब, मैं चूंकि आपके पार्टी के अंदर धड़े होते हैं, उसका मतलब फॉर्ड ब्लॉक नहीं होता।
कोई इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, कोई किसी के साथ क्लोज होता है, दिस इज वेरी मच नेचुरल। ये कांग्रेस में भी है, ये बीजेपी में भी है, ये यूके की जमातों में, सब में है, नून लीग में भी है। जैसे पार्टी के अंदर प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, लेकिन वो पार्टी के मेन इश्यूज पे सारे इकट्ठे होते हैं, अपना थोड़ा बहुत मफाद हर कोई देखता है। एक जमाने में जहांगीर तरीन साहब का एक ग्रुप था, शाह साहब एक मजबूत धड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक वो लीड करते थे, फिर उसमें असद उमर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंने एक दफा खान साहब से कहा कि मेरे जैसे लोग चूंकि आपके धड़े के हैं, हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो आखिर में हम अकेले रह जाते हैं। जिस तरह 18 मेरे टिकट का मसला हुआ था, कोई बोलने वाला नहीं था। तो उस वक्त भी इंतहाई एक टेंस सिचुएशन में भी कभी आपने शाह साहब को या जहांगीर साहब को एक दूसरे के खिलाफ पब्लिकली कोई स्टेटमेंट देते हुए नहीं देखा होगा। ये हमारे दोस्तों को एहतियात करनी चाहिए। ये चीजें आप पार्टी के अंदर डिस्कस करते हैं। अब आपने पूछा कि असल सिचुएशन क्या है। देखें, जितना मैं इसको समझाऊं, मैं खुद लाहौर भी गया, वो सारा मैं देखा। देखिए, 5 अगस्त के बारे में खान साहब ने कहा है कि इस पे, चूंकि 5 अगस्त को खान साहब की गिरफ्तारी थी, इस पे तहरीक को पीक होना चाहिए। जो अली अमीन खान ने 90 दिन की बात की है, जितना मैं उसको समझाऊं वो ये है कि उन्होंने खुद इसका जवाब भी दिया कि ये मैंने अपने आप को, अपने लोगों को दिए हैं कि 5 को तो पीक करेगी, लेकिन 5 को तारीख खत्म तो नहीं होगी ना, अब तारीख ने तो आगे जाना है। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि 5 को खान साहब रिलीज होंगे। इसका मतलब ये है, जो मैं समझाऊं, कि अली अमीन खान ये कहते हैं कि हम अपने आप को कम से कम 90 डेज दें कि इस दौरान हमने लाजमन खान साहब को निकालना है। ठीक है। और इसके अलावा 8 जुलाई को खान साहब की तरफ से जो ट्वीट हुआ था, जिसमें कैटेगोरिकली लिखा गया कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नेगोशिएशन नहीं होगी। गंडापुर साहब ने कहा कि फ़ैसला साजों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फ़ैसला साजों से उनकी मुराद ये थी कि सियासी हुकूमत की बात नहीं हो रही। ये डीरेल नहीं कर दिया पार्टी पॉलिसी को उन्होंने? देखिए, बहुत सी चीजें हुई हैं। हमेशा खान साहब ने मुज़ाकरात का एक्सेप्ट भी किया, बहुत जगह उन्होंने अलाउ भी किया, उन्होंने खुद भी कहा कि मैं अवेलेबल हूं। मेरे सामने बात की खान साहब ने 24 नवंबर से पहले। मैंने पूछा, मैं किसी और की क्यों बात करूं, मैंने पूछा खान साहब से कि खान साहब, एहतजाज में जमात जारी है। एहतजाज का मतलब होता है कि अल्टीमेटली आप अपने मुतालबात के लिए कहीं किसी टेबल, किसी जगह बैठते हैं। तो क्या अगर हमसे किसी से रब्ता होता है, और खासकर जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, चेयरमैन साहब सामने मौजूद थे, हम 3 ही बंदे थे शायद उस वक्त, आखिरी वक्त निकल रहे थे बाहर। खान साहब से पूछा मैंने कि अगर मुज़ाकरात के लिए कोई अप्रोच करता है तो क्या जवाब देना चाहिए। मेरा मकसद ये था कि अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं तो कोई ना कोई तो उसका, उन्होंने कहा कि मेरे से डायरेक्ट बात कीजिए, मतलब उन्होंने इनकार नहीं किया। अब ये जो सूरत हाल है, देखें, हमारी जमात को कोई एहतजाज का शौक नहीं है कि हमें रोड पे रहना या धरना देना हमारे कोई हॉबी है, हमें कोई आसान काम तो नहीं। एहतजाज है, आंसू गैस है, सारा कुछ। अल्टीमेटली आपने बैठ के किसी जगह अपने मुतालबात रखने होते हैं। जो खान साहब के मुतमा नजर है वो ये है कि हम ऐसी गुफ्तगू में क्यों इंगेज करें जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। अगर किसी के पास इख्तियार नहीं हो, जाके बैठ जाता है और आपका टाइम जाया करता है, उस वजह से आपकी तरीक डिस्टर्ब होती है, तरीक नहीं चलती, उस वजह से उन्होंने ये बात की। लेकिन अगर कोई मानी खेज मुज़ाकरात होते हैं, उससे ना पहले कभी इनकार किया था ताकतवर हल्के से या किसी से भी जिसके पास इख्तियार है। ठीक है। लाहौर विजिट को ना फिक्स्ड मैच कहा जा रहा है। मरियम साहिबा से परमिशन ली गई, लाहौर आने दें, खान साहब से मिलने दें, ग्रीन सिग्नल मिला, फिर आए, फिर मिर्ज़ा अफरीदी साहब के फार्म हाउस पे चले गए, वो भी इसलिए कि सपोर्ट शो करनी थी उनको। तो ये जो जलसा भी नहीं हुआ, कहीं पर कोई गैदरिंग भी नहीं हुई, लेकिन एक शख्सियत के साथ जाके पूरी पार्टी की लीडरशिप को जब अलाइन करने की कोशिश हुई तो आलिया साहिबा ने भी तनकीद की और लोगों ने भी की। तो ये जो लाहौर वाला एपिसोड है, इसके हवाले से क्या टेक है आपकी? आपने बिल्कुल वो मरहूम अब्दुल कादिर साहब की गूगली फेंकी है। पता नहीं आपने कभी उनको बॉलिंग करते देखा था या नहीं, लेकिन वो एक मैजिशियन थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। व्हाट एन फिनोमेना ही वाज। देखें, 2 साल बाद मैं खुद अब लाहौर गया हूँ, पार्लियामेंटेरियन काफिले में मैं था। पहले खुद अपनी की असीरी थी, उसके बाद खान साहब की असीरी, नहीं जा सका, हालात ऐसे थे कि अगर आप जाते हैं तो जाहिर है बाहर रह के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर गैर जरूरी आप, हम भी कोट लखपत में घुस जाएं तो हम भी फारिग हो गए, क्योंकि जब आप अंदर चले गए तो आप इनकैपेसिटेटेड हो गए। इस वजह से खान साहब ने बहुत अरसे तक लोगों को कहा, अब भी मुराद साहब हैं, हमाद साहब, उनको मेरे ख्याल में उनकी डायरेक्शन यही है कि आप पकड़ाई ना दें, क्योंकि अगर आप पकड़ लिए गए तो आप पार्टी के लिए फारिग हैं। तो इस वजह से हमारी बहुत सी पंजाब की लीडरशिप, मतलब ये नहीं है कि बुज़दिल हैं, उन्होंने अपने आप को बचाया कि कुछ ना कुछ वो करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी को जिंदा रखा। चाहे वो अब्बास बप्पी हैं, हमाद अजहर साहब हैं, या और लीडरशिप, अभी आलिया बीबी को खान साहब ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पंजाब की हेड की दी है, चीफ ऑर्गेनाइजर की। मैं इसको एक और नजर से देखता हूं। देखिए,
मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और मैं किसी मुखालिफ पॉलिटिकल वर्कर की जहनी जो वो होती है सोच, उसको मैं समझ सकता हूं, जिस तरह वो मुझे गेज कर सकते हैं। जिस तरह एक फौजी दूसरे फौजी को बॉर्डर पार समझता है, तो सियासी भी सियासी को समझता है। जिस तरह सहाफी सहाफी की माइंड रीड कर सके, वो ये है। मैं अगर मरियम बीबी की जगह फर्ज करें मैं वजीर आला पंजाब हूं, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि 2 साल से अगर पॉलिटिकल मैंने फस्तायत जारी रखी है, सबको मैंने दबा के रखा है, अचानक वन फाइन डे 250-300 पार्लियामेंटेरियन, 400-450 पौने 500 गाड़ियों का काफिला लेके लाहौर के हार्ट में से गुजर के एक पूरी एक्टिविटी मेरे घर के करीब, मेरे नेबरहुड में, हम हमसाए पड़ोस में, जाती उमरा में आके, और वहां वो बयानियां दें जो इमरान खान साहब का जेल से बयानिया आता है। वहां अली मोहम्मद खड़ा होता है, अली अमीन गंडापुर खड़ा होता है, बैरिस्टर गौर खड़ा होता है, या राजा साहब, और वो बातें करते हैं जो मैं लाहौर में नहीं सुनना चाहती, या मैं नहीं चाहती कि पंजाब की आवाम ये बातें सुने। उस लिहाज से मैं इसको बड़ी अचीवमेंट समझता हूं पार्लियामेंटेरियंस की। खासकर स्पेशल क्रेडिट गोज टू अली अमीन खान प्लस अहमद खान बच्चर और सलमान अकरम राजा और पंजाब की तमाम लीडरशिप। मैं तो इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूं। और मैंने आखिरी बात इस पर मैंने ट्वीट भी की है, आप देखिएगा, आप उसको देख के आपको मजा आएगा। दिल से मैं बात करता हूं, चाहे गलत भी हो, लेकिन मैं जो जिसमें मैं बिलीव नहीं करता वो बात कभी नहीं करता। मैंने वहां ये बात की कि लाहौर पाकिस्तान का सियासी, और मैंने लफ्ज यूज किया सियासी, कहीं मुझ पर फितवा मैंने कहा ना लगा देना, सियासी काबा है, सियासत का गढ़ है। जब भी लाहौर से कोई तहरीक चली है, दिल से जो चली है, तो वो या पाकिस्तान बना गई, या भुट्टो साहब की तहरीक पूरे मुल्क में, या खान साहब ने जब 30 अक्टूबर को किया तो पूरे मुल्क में हुकूमत बाद में कायम हो गई। तो इस वजह से मैं ये समझता हूं कि ये तहरीक की स्टार्टिंग है, और लाहौर से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि इंशाल्लाह ये पूरे मुल्क में फैलेगी। ठीक है। गंडापुर साहब के जो बयानात हैं जिसमें वो कहते हैं हम नहीं या तुम नहीं, वो मौलाना साहब को मुनाफिक कह देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये मिले हुए हैं। वो कहते हैं कि हमने भी असलहा अपना तैयार कर लिया है और इस बार हम गोलियां नहीं खाएंगे। इस तरह के बयानात ऑब्वियसली यू वोंट से इट, बट ये तो पार्टी की कॉज को डैमेज कर रहे हैं। मौलाना साहब भी नाराज़ हो गए। अब JUI जो है वो अपोजिशन के साथ मिल के सेनेट का इलेक्शन लड़ने की बात कर रही है। डिप्लोमेसी आपकी पार्टी लेकर चलती ही नहीं है। अगर इस तरह के बयानात आते रहेंगे तो अलायंस कैसे बनेगी? बगैर अलायंस के एहतजाज कैसे होगा? वो बयान लाहौर से उन्होंने दिया था, और शायद मैंने ही उनसे पहले सबसे पहले डिस्कस किया कि मौलाना साहब ने ये बात की है। मैं रायबंड उधर नजदीक था फार्म के, और ये लोग थोड़ा पीछे आ रहे थे। ठीक, उनसे मेरा मुकालमा हुआ, उन्होंने रिस्पांस दिया। मौलाना साहब ने ये बात की, शायद जितना मैं उसको समझाऊं, कि वो PTI के साथ पश्तूनख्वा में चलना चाहते हैं, लेकिन लीडरशिप चेंज हो, यानी CM चेंज हो। अब ये एक स्टेप आगे की बात है, क्योंकि जब आप अलायंस में जाते हैं, आप अपने अहदाफ पे तो डिसीजन करते हैं, लेकिन अपने साथी पार्टी की, जमात की, हलीफ जमात की, अलाइड पार्टी की लीडरशिप में ये नहीं कहते कि ये होगा, तो क्योंकि आप इफ एंड बट्स के साथ नहीं जाते, आप अपने गोल्स पे डिस्कस जरूर करते हैं। इसलिए मैंने अजराए तफन्नुन एक बात वहीं रोड से ही की, जाती उमरा के करीब से, रायबंड रोड पे मैंने ये बात की कि अगर हम ये डिमांड करें कि ठीक है, हम जमीयत के साथ जाना चाहते हैं एज अ हलीफ जमात, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब की जगह मौलाना शेरानी साहब को अमीर बना दे, क्या हमारा हक बनता है? मैंने ये बात अजराए तफन्नुन की। वैसे आपने मौलाना साहब को गंडापुर साहब से इक्वेट कर दिया है, वो कहेंगे ये ज्यादती कर रहे हैं। तो मैंने ये बात की कि हम CM साहब को नीचे उतार देते हैं कुर्सी से, तो मौलाना साहब अपनी जगह शेरानी साहब को दे दें, तो उसके लिए वो तैयार होंगे? नहीं होंगे ना। तो ये बातें नॉन प्रैक्टिकल हैं, नॉन स्टार्टर होती हैं। आप अपने अहदाफ पे बात कीजिए। तो वो रिस्पांस अली अमीन साहब ने रिस्पांस में दिया था, जवाब में दिया था, और आपको पता है वो फिर फास्ट बॉलर हैं, शेब अख्तर हैं, वो उसने स्पिन बॉल तो फेंकनी नहीं है, उसने तो सीधा बीमर या बाउंसर मारा। अक्सर नो बॉल भी हो जाती है ना, मसला ये है। नो बॉल हो जाती है, फिर उनको तरीका आता है, उसको ठीक कर सकते हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं। ठीक है। दूसरा, मैं आपको एक और बात, आपने इस सवाल में, अब जब आप उसको दोबारा रिप्ले में सुनेंगे, आपने सवाल में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं उस पर आना चाहता हूँ। बेशक मेरे अगले सवाल का टाइम काट लें। आपने कहा कि अपने मुखालिफ को खत्म करना। मैं तमाम सियासी लोगों को कहना चाहता हूं, अगर तो मुकाबला हक व बातिल का हो, जिस तरह मुसलमानों का होता था कुफार के साथ, उसमें आपने मरना है या मर जाना, या शहीद हो जाना या मार देना। सियासत जाती दुश्मनी नहीं, सियासत उसूलों का इख्तिलाफ है, मकसद सबका एक है, ये सब जलाली परचम सर बुलंद हो, खिदमत का मुकाबला है। ठीक है। मैंने कहीं एक किसी उसमें पढ़ा था, आर्ट ऑफ वॉर में शायद पढ़ा था, ये उसकी जो है
हाँ, इट्स बाइबल फॉर फॉर दोज हु फॉर द जर्नल, जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं। उसमें एक बात थी कि अपने मुखालिफ को अगर खुद जिंदा रहना चाहते हो तो मुखालिफ को मारो मत, उसको जिंदा रहने दो ताकि तुम भी जिंदा रह सको। अब अगर कोई इस नुक्ते को समझे, जब भी आप अपोजिशन को किल करने जाते हैं, whenever you're going to kill your opposition, अपने सियासी किल का मतलब है सियासी तौर पर खत्म करना, नीस्त नाबूद, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू पे द प्राइस। तो इस वजह से आप सियासत में एक किसी की कमर दीवार से नहीं लगाते। जब आप दीवार से लगाते हैं उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू स्प्रिंग बैक ऑन यू। इसलिए मैं ये समझता हूं कि सियासत में यू लिव एंड लेट लिव। आप अपने आइडियाज से प्रिवेल करें, आप अपने परफॉर्मेंस से प्रिवेल करें कि लोग आपके साथ जाएं, ना कि आपके डंडे के जोर से, जिस तरह उसका वैसे डंडा बड़ा जोर से चलाया जा रहा है। सही। शॉर्टली गैलप सर्वे ने तो बड़े परेशान कुन हकाइक जो है वो रिवील कर दी हैं। 60% से ज़्यादा यानी कि 62% जो पख्तूनख्वा के अवाम हैं वो आपकी पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं। 50% ये समझते हैं बजट भी करप्शन की नज़र हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है हाउस होल्ड्स में, तालीम की पार्क्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तीसरे टर्म के बाद ये हकाइक सामने आना अली मोहम्मद खान साहब को परेशान नहीं करता कि हम क्या जवाब देंगे अगले इलेक्शन से पहले अवाम को? मेरे लिए बड़ा ब्रश आसान है कि मैं पॉलिटिकल जवाब देके इसको ब्रश साइड कर दूं, और मुझे आता है ये आर्ट, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं ये समझता हूं अगर सर्वे हुआ है, मैं उसकी नीयत पे शक नहीं करूंगा, ये नहीं कहूंगा कि बदनीयती से हुआ है, लेकिन हो गया है, उसकी चीजों को हमें गौर करना चाहिए। अगर उसमें हमें कोई सुकम, कोई कमजोरियां हैं, हमें दूर करना चाहिए। उसकी एग्जाम्पल मैं दूंगा, फिर शॉट खत्म। देखें, हमारे कुछ लोग बह गए, हमारे ही लोग हैं, कोई पंजाबी कोई दूसरी दुनिया से नहीं आता। पश्तून पंजाबी में तकसीम हो गए तो हम मर रहे हैं। ये मैंने लाहौर में ये बात भी की कि उधर पश्तून मारा जा रहा है, बलोचिस्तान अपना पश्तूनख्वा में, ट्राइबल बेल्ट में, यहाँ पंजाबी को बलोचिस्तान में मारा जा रहा है। कह रहे हैं पंजाबी, मैं कहा नहीं, पंजाबी नहीं मरा, पश्तून नहीं मरा है, बिल्कुल पंजाबी पश्तून, पाकिस्तानी भी मरा है। आप इसको ये समझें कि ये आपका दुश्मन जो है पश्तून पंजाबी सबको जो है मार रहा है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूं कि इन चीजों पे फोकस इसलिए करना चाहिए कि अगर पश्तूनख्वा में हमारे कुछ लोग पाकिस्तानी बह गए जिनका ताल्लुक पंजाब से था, तो इसी तरह आप देखें, वो तो चलो एक आसमानी आफत थी, हमें ज्यादा अच्छा करना चाहिए था। अब जब मैं लाहौर को देखता हूँ दिल रोता है। हमारे भी उसमें 3 साल हैं, ये नहीं कि हमारे अज़मा नहीं, लेकिन मरियम बीबी या उनके फादर या उनके चचा जो हैं उनका बड़ा अरसा हो गया है। उनको भी सोचना चाहिए कि यार ये जो लोगों के घरों के बाहर समंदर है पानी का बारिश में, या कराची में, अभी आप हैदराबाद का आपने देखा होगा, तो वी नीड टू फोकस ऑन द ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन पीपल। ऑर्डिनरी लफ्ज ठीक नहीं है, आम पाकिस्तानी के मसाइल पे भी फोकस करें। उसको देखो, घर के बाहर पानी जमा हो गया, पीने का पानी किसने सोचा है? खवातीन खाना कैसे बना रही, कभी हम लोगों ने सोचा? तो इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि गैलप की सारी बातें ठीक हो, लेकिन अगर कोई चीज उसमें सही लगे तो हमें उसको ठीक करना चाहिए। ठीक है। वन लाइनर कासिम और सुलेमान आएंगे पाकिस्तान, या पॉलिटिकल रिटोरिक है, स्लोगन है? मैं कंफर्म बात नहीं कर सकता। आई होप दे कम। उनके वालिद हैं, हमारे हीरो हैं। ये जो एक बात बताऊं, कासिम और सुलेमान इंशाल्लाह इमरान खान के बेटे डरने वाले नहीं हैं, लेकिन वो बड़े कम उम्र हैं, 26-28 साल की उम्र है। हम तो 1982 में जब खान साहब की शादी भी नहीं हुई थी, बचपन से खान साहब के फैन है, हीरो है हमारा। मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस तरह इमरान खान दलेर आदमी है, उसके बेटे भी दलेर है। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत इस वक्त एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। अब ये हुकूमत का एक पेज पर होने का कॉन्फिडेंस हो, या एक कमज़ोर अपोजिशन और इनमें इख्तलाफात, या दोनों एलिमेंट हों, कोई सियासी फ़ैसला हो, मुआशी फ़ैसला हो, कानून साजी करना हो, हुकूमत को इस वक्त किसी चैलेंज सामना नज़र नहीं आ रहा। अब इसका नुकसान ये है कि हम गवर्नेंस में कई ऐसे फ्लॉज देख रहे हैं जहां अगर हुकूमत के सामने एक मजबूत अपोजिशन होती तो हुकूमत को जवाबदही पर ज़रूर मजबूर करती। आज एक बड़ी खबर ये सामने आई कि IMF ने हुकूमत के 5 लाख टन चीनी दरामद करने पर, टैक्सेस माफ़ करने के मामले पर खासा रिएक्ट किया, जिससे हुकूमत ने फूड इमरजेंसी की कैटेगरी में डालकर काबीना से उसकी मंजूरी हासिल की थी। अब मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना मौजूदा 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का टेंडर वापस लेकर इसकी जगह 5000 टन चीनी का टेंडर जारी करने का फ़ैसला किया। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि हुकूमत जिस चीनी को फूड इमरजेंसी की कैटेगरी में डालकर इसको टैक्स फ्री इंपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी, इसी हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल में चीनी की सरप्लस पैदावार कहकर 7.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी। अब ये स्कैंडल इतना बड़ा था
कि कोई तरक्की याफ्ता मुल्क होता तो शायद हुकूमत को ख़ासी मुश्किलात फेस करना पड़ती और इसकी जवाबदेही ज़रूर की जाती, मगर शायद ये शुगर इंडस्ट्री जिनमें तकरीबन 70% से ज़ायद मालिकान सियासतदानी हैं और हुकूमती पॉलिसीज़ पर असरअंदाज होते हैं, इनको इस मामले से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके अलावा माजी में भी हमने इसी किस्म के शुगर इंडस्ट्री के बहुत सारे स्कैंडल देखे। माजी में इमरान खान के दौर में एक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई गई जिसमें जहांगीर तरीन को सबसे बड़ा बेनिफिशरी करार दिया गया, लेकिन इसमें मुलव्विस लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसे एक पॉलिटिकल स्टंट समझा गया। अब शहबाज हुकूमत के लिए एक चैलेंज ये भी है कि वो इस स्कैंडल या नेगलिजेंस के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा PTI की एहतजाजी तहरीक और इसमें इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान खान की शमूलियत की बात करें तो इस पर हुकूमत का रिएक्शन काफ़ी अजीब दिखाई देता है। कुछ वज़रा ने यह कहा कि इन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, कुछ ने कहा कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि हुकूमत के लिए कासिम और सुलेमान का तहरीक में शामिल होना इतना परेशान कुन क्यों हो गया है। इसी पर हम बात करते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का खुर्रम साहब। इससे पहले कि सियासी मौज़ूआत पर बात हो, ये जो चीनी से मुतल्लिक तनकीद हो रही है आप पर, अब अगर रिकॉर्ड देखा जाए जो अभी रीसेंट पास्ट की अगर हम बात कर लें तो पहले ये बताया गया कि जो पैदावार है वो सरप्लस में है और हम चीनी को एक्सपोर्ट करेंगे। तकरीबन 7.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई थी गुज़श्ता साल हुकूमत की तरफ से, लेकिन अब शॉर्टेज की ख़बरें आ रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इम्पोर्ट करना पड़ेगी। तो इस पर तो आपके अपने बहुत से एलाइज तनकीद कर रहे हैं। फवाद हसन फवाद साहब की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है जो कह रहे हैं कि ये सिर्फ अशराफिया इस सारी इंडस्ट्री को ऑन करती है, उन्हीं का फ़ायदा होगा, हमारा कैपिटल लूज़ होगा। तो इस पॉलिसी ने तो काफ़ी तनकीद के लिए वल्नरेबल कर दी है हुकूमत को। आपकी टेक क्या है इस पर? जी, ये एक ऐसा मामला है जो मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ कि बहुत आसानी से इससे बचा जा सकता था और इसीलिए हम 2013 से 18 के दौरान जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसमें बचे रहे, क्योंकि उस वक्त मैं भी शुगर एडवाइजरी बोर्ड का सरबराह था और एक जनरल पॉलिसी ये थी कि जितनी भी मुतालबा किया जाता है एक्सपोर्ट की इजाज़त का, उसका एक 1/5 या 20% की इजाज़त दी जाए ताकि किसी वक्त भी इतनी चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त ना दी जाए जो डोमेस्टिक मार्केट को अफेक्ट करे। इस जुमले में ये सारा राज छुपा हुआ है कि आपने एक्सपोर्ट भी करनी है, पाकिस्तान को डॉलर्स भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसमें भी कीमत को मेंटेन करना है। लिहाजा एक बड़ी सोच समझ के कम मिकदार की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाती थी। उसका नतीजा ये हुआ कि जब हम 2013 में आई थी हुकूमत, मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, तो चीनी 53 रुपए किलो थी। जिस दिन 5 साल बाद 31 मई 2018 को हुकूमत खत्म हुई, उस दिन चीनी 52 रुपए किलो थी। बीच में उसका उतार चढ़ाव भी होता था, ये नहीं था कि नहीं होता था, लेकिन बहरहाल उसको स्टेबलाइज किए रखा, एक्सपोर्ट भी की। तो यहाँ भी यही है कि जो प्रेशर आता है वो मिल ओनर्स हैं उनकी तरफ से, तो उसको रेजिस्ट करके मसलन जिस तरह 7.5 लाख टन आपने कहा, अगर 7.5 लाख की बजाय 2 लाख की इजाजत दी जाती तो गालिबन ये क्राइसिस ना होता। अच्छा, तो इस पर ये भी ज़राए दावा कर रहे हैं कि वजारत ख़जाना से राय लिए बगैर ही अब जो चीनी दरामद की मंजूरी है, इस पे आपने IMF का रिस्पांस भी देखा होगा, ड्यूटीज़ माफ़ करना, टैक्सेस माफ़ करना। इस पर IMF ने ये कैटेगोरिकली कह दिया है कि जो $7 बिलियन का लोन प्रोग्राम है वो इससे मुतासिर हो जाएगा। तो अब क्या रिवोक करना पड़ेगा इस सारे प्रोसेस को? इसमें दो बातें हैं जी। एक तो आपने कहा वजारत खजाना, तो चूंकि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट का हिस्सा है, मुझे नहीं मालूम कि ये जराए कैसे कह रहे हैं कि नहीं पूछा गया, क्योंकि अगर ECC ने इसकी इजाजत दी है तो हम मौजूद है। दूसरा ये कि IMF को जो भी हमारे अंदरूनी मामलात हों, ये इस तरह की जो शर्तें हैं इस पे जरूर पाकिस्तान को रजिस्ट करना चाहिए कि जो ट्रांजैक्शंस हैं या पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है उसके ऊपर IMF का एतराज मेरे ख्याल में तो नहीं बनता। पाकिस्तान की ऑलरेडी जो हम बहुत सारी उनकी शराइत मानकर जो है हमने अपनी जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है या सॉवरेंटी है
उसमें कमी की है, लेकिन इस तरह के इश्यूज पर तो पाकिस्तान को जरूर रजिस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप IMF से मुज़ाकरात के दौरान ये अग्री कर लें कि टैक्स एग्जम्पशंस हम नहीं देंगे और बाद में आप इस सेक्टर को एग्जम्पशन ये कह कर दे दें कि चूंकि फूड इनसिक्योरिटी का मामला है, इमरजेंसी का मामला है, तो इसीलिए यहाँ एग्जम्पशन है, तो कहीं ना कहीं वायलेशन तो होती है ना जो कमिटमेंट। जी तो नहीं, वायलेशन देखिए एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फूड इनसिक्योरिटी भी अहम है। पाकिस्तान के अवाम को जो भी क्राइसिस हुआ है, बहरहाल उसका हल तो करना है। तो ये एक मुश्किल हमेशा ही टाइट रोप वॉक होती है जब आप IMF के प्रोग्राम में हो। असल इशू यही है कि इस पे अब ज्यादा निगरानी करनी है हुकूमत को, उसी 2013 से 18 से सबक लेते हुए कि जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसको इफेक्ट ना होने दिया जाए। उस जो दौर था पिछला 5 साल है, उसमें तो हमारा ये भी एक रूल था कि रमजान से पहले जो है वो एक्सपोर्ट की इजाजत बिल्कुल भी नहीं, बंद कर दी जाती थी, ताकि रमजान में जो स्पाइक आती है, हर साल आती थी, उसको रोका जा सके। और वो हमने रोका उसको बड़ी कामयाबी से। तो ये एक फाइन ट्यूनिंग है कि उस वक्त कोऑर्डिनेशन जो थी वो ये शुगर एडवाइजरी बोर्ड में, और चूंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री थी और फिर वजीर खजाना इसाक डार साहब थे, तो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन थी जिसमें हमने फिर ये जिसका मैंने कहा उतार चढ़ाव भी हुआ, लेकिन यूजुअली जो चीनी की कीमत थी उसको बढ़ने नहीं दिया। और खुर्रम साहब, ये जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि तकरीबन 75% के अराउंड जो शुगर मिल ओनर्स हैं वो पॉलिटिक्स का भी हिस्सा हैं, अगर डिसीजन मेकर्स ही अपने जो वेंचर्स हैं उनके बारे में फ़ैसला करना उनके ऊपर छोड़ दिया गया, तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी तो नहीं होगी। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये किस नौइयत का कैपिटलिज्म है, ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं है आपको लगता है? जी तो जाहिर है फिर जो लोग अगर खास, लेकिन अब फैसला अल्टीमेटली ECC ने करना है और उसकी फिर तौसीक काबीना में होती। तो ECC में अगर ऐसे कोई ख़वातीन और हज़रात हैं जिनका बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उन्हें उसमें नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, ठीक है। इस पे यकीनन एक चैलेंज तो बन चुका है गवर्नमेंट के लिए कि IMF को कैसे मैनेज करना है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, गंडापुर साहब लाहौर आते हैं, मिर्ज़ा अफरीदी साहब के फार्म हाउस पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आर या पार का ऐलान करते हैं, लेकिन एक तरफ उन पर आप लोग ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो वर्कर को मैनिपुलेट करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, असल में बातचीत कर लेते हैं, मीटिंग्स कर लेते हैं बिहाइंड द कर्टन्स। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ यही सूरत हाल पंजाब गवर्नमेंट की है, और ये बताया गया कि उनकी मरीम नवाज़ साहिबा से मुलाकात हुई। गंडापुर साहब ने यह शिकवा किया कि खान साहब से मिलने नहीं देते, लाहौर आने नहीं देते, तो ग्रीन सिग्नल मिला और उसके बाद वो लाहौर भी आ गए, खान साहब से मुलाकात भी हो गई। तो हम ये तसव्वुर करें कि जो आपकी मुखालिफत है PTI को लेकर, वो भी सिर्फ प्लेइंग टू द गैलरी है और कुछ नहीं है? नहीं, देखिए हम तो सियासत में चाहते ही ये हैं कि रवादारी हो, और लेकिन PTI ने अपने आप को दुरुस्त करना है कि वो ऑपोजिशन को तसादुम समझते हैं, टकराव समझते हैं, तशद्दुद समझते हैं। तो वो अगर गुफ्तो शनीद के जरिए अपने मामले हल करना चाहें तो हमारे वो दरवाजे खुले हैं हमेशा। हमारा उनसे इख्तलाफ रहेगा, 9 मई पर इख्तलाफ रहेगा, 26 नवंबर 2024 पर इख्तलाफ रहेगा। तशद्दुद और तशद्दुद की गुफ्तगू, यानी ऐसी गुफ्तगू के जी आप अपनी बंदूकें साफ कर लें, हम आ रहे हैं, या हम आकर टांगे तोड़ देंगे, या जिस तरह गंडापुर साहब ने खुद फरमाया था कि जी वो जत्था लेकर आएंगे और अडयाला जेल से अपने बानी को रिहा कराएंगे, एक दूसरे सूबे में जाकर हमलावर होंगे। उन्होंने एक दफा एक खातून वजीर आला मरीम नवाज के बारे में भी बहुत नाजेबा गुफ्तगू की थी, संजानी इस्लामाबाद की जलसे में। अगर तो वो अपनी जो है वो गुफ्तगू में रवादारी लेकर आते हैं, एहतराम लेकर आते हैं, तो हम तो जमहूरियत की जो रवादारी है उसके तहत उनका उसी एहतराम करने के लिए तैयार है। लेकिन उनका ये मुतालबा कि उनके जो 31% वोट हैं, सिर्फ वो एहतराम करना है, जो 69% वोट उनको नहीं मिले उसका एहतराम नहीं है, तो ये उनको एहतराम करना होगा। और अगर वो ये एहतराम करना सीख लें तो फिर जो है वो हम ये जो गाड़ी है जमहूरियत की उसको आगे चला सकते हैं। नहीं तो उनकी जो टोन है वो तो इस बार भी कन्फ्रंटेशनल रही है। एक तो मौलाना साहब को उन्होंने मुनाफिक कह दिया
बहुत सख्त ज़बान का इस्तेमाल किया, फिर ये कहा कि 90 दिन का अल्टीमेटम है, अगर इसमें हम ना छुड़वा सके बानी तहरीक इंसाफ को तो मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। डज़ दैट मीन दैट इज़ गोइंग फॉर ऑल द मनी? उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और इसीलिए इस बार जो रेजिस्टेंस आप फेस करेंगे वो पहले नहीं हुई, या फिर सिर्फ ये बयान है? जी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक तो जो 2022 के बाद की इनकी सियासत है उसमें इस तरह की बहुत पड़के इन्होंने मारी हैं, बहुत तशद्दुद की धमकियां दी हैं, बहुत गलत जबान इस्तेमाल की है दूसरे कायदीन के खिलाफ। लेकिन आपने देखा है कि वो जो तसादुम की और तशद्दुद की सियासत थी वो नाकाम हुई है उनके सियासी मकासद को आगे बढ़ाने। लेकिन वो अभी भी नहीं सीखते, क्योंकि वो समझते ये हैं कि उनकी जो सियासी हमायत है पाकिस्तान के अवाम में वो है ही इस बात पर कि वो गलत जबान इस्तेमाल करते हैं या कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। लेकिन अब वो अगर दोबारा उसको जो उन्होंने 26 नवंबर की गालिबन लगता है कि उन सबक नहीं सीख पाए या 9 मई का सबक नहीं सीख पाए, तो फिर जो है उन्होंने धमकियां दे दी हैं। हमारी तो यही कोशिश होगी कि वो दोबारा तसादुम ना हो, लेकिन अगर उस पर बज़िद है तो हुकूमत तो अपनी रिट कायम करेगी। और ये भी बात पाकिस्तान के अवाम को समझ आनी चाहिए कि आइन में सिर्फ एहतजाज का हक नहीं लिखा। जो लोग एहतजाज नहीं कर रहे उनका अमन, उनकी जिंदगियां, उनका कारोबार और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ भी उतना ही फाइक है हुकूमत के ऊपर जितना एहतजाज का हक। अच्छा, और पार्टी का आपका जो मौक़िफ़ है जो खान साहब के साहबजादे हैं कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने पर, वो तो राना सनाउल्लाह साहब ने पहले कह दिया कि अगर आकर उन्होंने एहतजाज किया तो उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे। तो ये गिरफ़्तारी का बयान क्यों देना पड़ गया? इसीलिए कि उनकी सिटीज़नशिप के ऊपर क्वेश्चन है, अदरवाइज़ कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है एवरी सिटीज़न हैज़ अ राइट टू असेंबली। तो अगर वो एहतजाज करना भी चाह रहे हैं, इससे गवर्नमेंट इतना थ्रेटेंड क्यों फील करती है? नहीं, वो गैर मुल्की शहरी हैं, वो अपने वालिद को मिलना चाहते हैं, आए और ज़रूर मिले। लेकिन यहाँ पर अभी कानून, वजारत कानून से मेरी तवक्को है कि वो इस पर वाज़े करेंगे कि गैर मुल्की शहरियों की पाकिस्तान की सियासत में जो अमली मौजूदगी है उसके ऊपर कौन सा कानून लागू होता है। नहीं तो आपकी पर्सनल राय में अगर वो आ जाते हैं यहाँ पे और एहतजाज करते हैं, क्या ही लूज हो जाएगा गवर्नमेंट का इससे? नहीं, लूज कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें अगर गैर मुल्की शहरी, ठीक है उनके बेटे हैं, वो एक पाकिस्तानी शहरी के बेटे हैं, लेकिन उनके वो बहुत अच्छा हो कि अगर वो कहेंगे कि हम चूंकि बरतानिया की में दोहरी शहरियत का कानून है हमारे साथ, तो लिहाजा वो पाकिस्तान की शहरियत क्यों नहीं ले लेते और आकर एहतजाज करें। लेकिन इसी के लिए वो जो उनके ऑप्टिक्स होते हैं ना, वो फिर एक लिहाज से जिसको सिंपैथी कहते हैं वो गेन करने के लिए वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो वालिद हैं उनकी जान को ख़तरा है, यानी कि 9 मई केसेस में भी कोई सख्त फैसला आ सकता है। फिर वो कहते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को जाके हम ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे इस पर। सो इफ़ यू लीव देम अलोन, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे इतना इम्पैक्ट पड़ेगा जो उनको रोकने से पड़ रहा है। ये नहीं, इस वक्त तो अभी तक देखिए राणा साहब ने एक बात की है, वो सीनियर हमारे पार्टी के एक ओहदेदार हैं, पंजाब के सदर हैं, लेकिन जो रियासत की पॉलिसी है वो अभी तक तो यही है कि वो उन्होंने कानून के तहत पाकिस्तान में आना है, कानून के तहत अपने वालिद से मिलना है, और ये फैसला कि वो जो है एहतजाज उनका कानून के तहत हो सकता है कि नहीं, तो जो कानून में उनको प्रोटेक्शन हासिल है वो उनको हासिल रहेगी। इल्ज़ामात लग रहे हैं हुकूमत पे कि आप मौलाना साहब के साथ मिल के पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने के लिए कंस्पायर कर रहे हैं। नहीं, ये कंस्पायर क्या होता है? अगर तो नंबर होंगे तो अदम एतमाद हो जाएगा। फिलहाल ऐसी कोई ना ही मनसूबाबंदी हो रही है, ना ही सोच बेचारी हो रही है, सिर्फ इल्जाम ही लग रहे हैं। नंबर हो सकते हैं वैसे अमीर मुकाम साहब, ये जब कहते हैं कि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, क्या मुराद लें इससे? देखिए, ये तो फैसला जो है वहाँ जो सूबाई असम्बली के अरकान है उन्होंने करना है कि अगर उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो फैसला करती है कि उन्होंने जो है अपनी हुकूमत के खिलाफ वोट डालना है या मौजूदा वज़ीर आला के खिलाफ डालना, ये तो फिर अभी ये सब अभी कियास आराइयां हैं, अभी कियास आराइयां हैं, इसमें कोई अभी इसमें कोई ऐसी सोच बचा, अभी तो सिर्फ सेनेट का इलेक्शन हमारे सामने, उसके लिए तैयारी हो रही है और उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होगा। कहते हैं ना कि वैसे भी जो है पीटीआई मजीद रेडिकल हो जाएगी इसके बाद। एक सूबा था उनके पास, वो भी उनसे ले लिया, और ऐसा सूबा जहां दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, टीटीपी की रिसर्जेंस है,
तो फिर तो मज़ीद ग्रीवेंसेस में इजाफा हो जाएगा। नहीं, देखिए, ये धमकियों पर तो पॉलिसी नहीं बनेगी, ये बात वाज़ेह है कि ये इनकी धमकियां, देखिए, उन्होंने अभी तक दहशतगर्दों से बुज़दिलाना मुसालिहत की पॉलिसी रखी। बहुत मोहतरम वज़ीर आला साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम तालिबान से नहीं लड़ सकते, हम नहीं लड़ेंगे उनसे, लेकिन हमारी सियासत की पॉलिसी तो ये है कि हम लड़ेंगे। और हम जो है वो देखिए, वहां तो खैबर पख्तूनख्वा में ये कोई नाराजगी का भी अंसर नहीं है कि ये कोई नाराज बलोच हैं जो आके हमलावर हो रहे हैं। यहाँ तो एक बकौल उनके पीटीआई के उनका अपना दावा है कि एक नुमाइंदा हुकूमत है। तो एक अगर नुमाइंदा हुकूमत है तो वो फिर क्यों अपने अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है और कहती है कि हम नहीं करेंगे। ठीक है, टूवर्ड्स दी एंड अब चूँकि ये स्पेशल सीटों की जो बाउंटी है ये हुकूमत की झोली में आ गिरी है, तो एक तो किस्मत भी अच्छी है आपकी, लेकिन इसमें अब कहा जा रहा है कि इसका फ़ायदा ये उठाया जाएगा, 27वीं तरमीम आ जाएगी। ये 27वीं तरमीम है क्या और आएगी या नहीं? जी, अभी तो ऐसी कोई मनसूबाबंदी नहीं हो रही और ना ही उस पर अगर हुकूमत को अपने मामलात को चलाने में कोई रुकावट आएगी तो बात इस पर गौर होगा। अभी तो ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर। ठीक है, 27वीं तरमीम यानी कि आउट ऑफ क्वेश्चन है। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर। जी, फिलहाल तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।